महंत चांदनाथ जी भी राजस्थान में विधायक रहे, बाद में अलवर से सांसद बने। बालकनाथ जी भी अलवर से सांसद बने, अब राजस्थान में विधायक बनने के लिए फिर से जा रहे हैं। और ये परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी ने चालू की है, वो परंपरा से विधानसभाओं और संसद में अनेक संस्कृति को घड़ने के आयाम हमारे संतों महंतों ने हमारे कानून बनाने वाली संस्थाओं में रखे हैं। और हम सब के लिए आनंद का विषय है, और हरियाणा के लिए और आनंद का विषय है कि एशियाई खेलों में 100 से ज्यादा पदक जीतने का सबसे पहली बार आजादी के बाद भारत को सम्मान मिला है। जितने भी हमारे नाथ संप्रदाय के साधुओं ने आज तक पूरे भारत में अलख निरंजन की ज्योति को जगाया है, उन्होंने इस देश की सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाया है। बाबा मस्तनाथ मठ में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलवर से भाजपा सांसद और मठ प्रमुख महंत बालकनाथ के बारे में कहा कि बाबा को सांसद से अब विधायक बनाया जाएगा। इस पर पंडाल में मौजूद लोगों ने बाबा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने पर जोर दिया हुआ है। और इसके साथ साथ मठ ने आरोग्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण संस्थान भी बनाए और एक प्रकार से यज्ञ भी चालू किया। मुझे मालूम है, जब कोरोना का काल आया, मैं सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से बात करता था। हरियाणा में जो 5-6 संस्थाओं से मैंने बात की थी, इसमें एक बालकनाथ जी से भी बात करी, परंतु अविरत रूप से इस मठ ने आगे बढ़कर यहां पर सेवा का एक यज्ञ करा था। और यहां पर 8वीं शताब्दी से जो सेवा की परंपरा चालू रही है, महंत चांदनाथ जी को भी मिला था, और अब उनके शिष्य बालकनाथ जी ये परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कई बार संतों महंतों को नीति घड़ने वाले हमारे स्थानकों में प्रवेश का प्लेटफॉर्म रही है। महंत चांदनाथ जी भी राजस्थान में विधायक रहे, बाद में अलवर से सांसद बने। बालकनाथ जी भी अलवर से सांसद बने, अब राजस्थान में विधायक बनने के लिए फिर से जा रहे हैं। और ये परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी ने चालू की है, वो परंपरा से विधानसभाओं और संसद में अनेक संस्कृति को घड़ने के आयाम हमारे संतों महंतों ने हमारे कानून बनाने वाली संस्थाओं में रखे हैं। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने खेल की तरक्की की है। खेलो इंडिया जैसी नीतियों से ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाओं को निखारा गया है। और हम सब के लिए आनंद का विषय है, और हरियाणा के लिए और आनंद का विषय है कि एशियाई खेलों में 100 से ज्यादा पदक जीतने का सबसे पहली बार आजादी के बाद भारत को सम्मान मिला है। हर खेलों में, चाहे टोक्यो ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, डैम्प ओलंपिक हो, थॉमस कप हो, कॉमनवेल्थ हो और विश्व चैंपियनशिप की प्रतियोगिताएं, हर जगह पर 2014 के बाद उत्तरोत्तर भारत ने प्रगति करी। इसका मुख्य कारण है, मोदी जी ने खेलों के लिए सिर्फ भाषण नहीं किए, गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं की खोज करना, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, उनके वित्त पोषण और शरीर के पोषण की चिंता करना, प्रतिभाओं के बीच में से पारदर्शी तरीके से खिलाड़ियों का चयन करना, और उसके बाद वो खिलाड़ी विश्व के रिकॉर्ड के बराबर हो, तब तक उसके खेलों में उन्नयन के लिए सतत प्रयासरत रहना। अनेक विध योजनाएं और अनेक विध कार्यक्रमों के माध्यम से खेलो इंडिया जैसे
कार्यक्रम तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं गेम चेंजर साबित हुए हैं। खेलों के क्षेत्र में भारत जब देश आजादी की शताब्दी मनाता होगा तब हर क्षेत्र की तरह खेलों में भी भारत विश्व में सर्वप्रथम हो, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की रचना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। आज इस मंच से मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी G20 हुआ, आप सभी ने देखा होगा। G20 में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ सुबह राष्ट्रपिता की समाधि पर एक साथ पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते थे। वो दृश्य समग्र भारत के लिए गौरव का दृश्य है। और मोदी जी ने जो दिल्ली घोषणा पत्र रखा, वो दिल्ली घोषणा पत्र को इतनी विषम अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति में, जब युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, पूरी दुनिया बटी हुई है, सर्वानुमत से पारित कर राष्ट्र को बहुत बड़ा यश दिलाया है। और कई सारे ऐसे फैसले हुए हैं जो आने वाले दिनों में हमारे अर्थतंत्र को गति देने वाले सिद्ध हो गए और कूटनीतिक क्षेत्र में भारत को बहुत आगे ले जाएंगे। आज यहां पर मैंने एक फिल्म देखी, बाबा मस्तनाथ का समाधि का मंदिर, एक कॉरिडोर, भव्य कॉरिडोर जो चांदनाथ जी का स्वप्न था, उसका काम भी बहुत आगे बढ़ चुका है। वो हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है। विगत 9 वर्ष के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सारे हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को पुनरुद्धार करने का काम किया है, पुनः चेतना प्रस्थापित करने का काम किया है। कई सालों से हम राह देख रहे थे, 550 साल का संघर्ष और एक आंदोलन रहा। अयोध्या में राम मंदिर श्री राम की जन्मभूमि पर बने। कई सालों तक हम लड़ाई लड़ते रहे, मगर 2019 में देश ने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया और एक दिन सुबह रक्त की बूंद बहाए बगैर मोदी जी ने इसका भूमि पूजन कर दिया। और मित्रों, जनवरी 2024 में हम सब बहुत भाग्यवान है कि हमारे जीवन में ही हम देख पाएंगे कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहां ही रामलल्ला विराजमान होंगे और समग्र विश्व के अंदर सनातन धर्म का फिर से जय जयकार होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल हुए। जितने भी हमारे नाथ संप्रदाय के साधुओं ने आज तक पूरे भारत में अलख निरंजन की ज्योति को जगाया है, उन्होंने इस देश की सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और उसी संत परंपरा के हमारे ब्रह्मलीन संत स्वामी चांदनाथ जी महाराज की अगर प्रतिमा की आज मूर्ति अनावरण करना था तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से ज्यादा इस अवसर पर कोई और व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकता था। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपने जो आज आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आप सभी की तरफ से उसका स्वागत करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, महाराज चांदनाथ जी के साथ मेरा बड़ा निकट का परिचय था और नाथ परंपरा में कर्मयोग क्या होता है, चांदनाथ जी के साथ बातों में अपने आप ध्यान में आ जाता था। एक बार महाराज चांदनाथ जी के साथ में बहुत सारी किताबों को लेकर के चर्चा करने लगा और महाराज जी ने मेरे से एक लाइन कही कि भाई किताबों में पढ़ने से क्या लिखा है, किताब में पानी का कितना ही पानी की किताबें पढ़ ले, प्यास तो पानी के पीने से ही बुझेगी। ये कर्मयोग की उनकी शिक्षा थी कि जीवन में केवल शास्त्र नहीं, कर्म करने से जीवन सुधरता है। मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, पातंजलि के योग शास्त्र में लिखा है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनाश्चित्त प्रसादम।
व्यक्ति को, योगी को अपने जीवन में अच्छों के प्रति मैत्री, हर एक के प्रति मुदिता का भाव, जो बुराई करे उसकी उपेक्षा, और जिसको संबल की आवश्यकता हो उसके लिए करुणा रखे। स्वामी चांदनाथ जी का जीवन ऐसा ही था। राजनीति के क्षेत्र में थे, हमने बहरोड से चुनाव लड़ाया, स्वामी जी महाराज जी जीते, लेकिन मुझे पता है कि जब 2013 का चुनाव था, कुछ लोगों ने महाराज जी के बारे में उल्टी सीधी बातें भी कही। महाराज जी ने उसकी उपेक्षा कर दी, केवल फोन करके इतना ही कहा करते थे, भाई क्यों खाम खाम में बोलने लग रहा है, कुछ नहीं होना जाना। और जब मैं बताऊं, जब 13 में विधानसभा में लड़ने की बात आई तो मेरे को कहा कि महाराज जी को कहो कि इस बार टिकट संभव नहीं है। मैंने महाराज जी को फोन ही किया, मैंने कहा महाराज जी विधानसभा में टिकट संभव नहीं हो रही। बोले कोई बात नहीं भाई, बहुत चुनाव आएंगे, देख लेंगे। और बाद में लोकसभा का चुनाव लड़े और अलवर से जीते, और महाराज जी का प्रेम ये पूरे इलाके के लोगों को पता है।